हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि अग्रवाल और दोस्त गुरु पर हम आपको पढ़ाते हैं मैथ्स का हर वो टॉपिक जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इस चैनल पर आपको पूरा मैथ्स का कोर्स फ्री में करवाया जाता है और हर टॉपिक आपको बिल्कुल डिटेल में करवाया जाता है, वो भी मेंस के लेवल तक। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, एक कारखाने में मजदूरों की संख्या में कटौती की जाती है यानी 15:11 के अनुपात में, और उनकी मजदूरी 22:25 के अनुपात में बढ़ाई जाए तो उनकी कुल घटी हुई मजदूरी का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। पहले मजदूर थे 15, अब हो गए हैं 11। पहले एक मजदूर को मिलते थे 22 रुपए, अब मिलते हैं एक मजदूर को 25 रुपए। उसने पूछा है कि टोटल पेमेंट पहले फैक्ट्री वाले कितने करते थे और अब फैक्ट्री वाले टोटल पेमेंट कितनी करते हैं, यही क्वेश्चन है और आंसर ऑप्शंस में है। ठीक है, तो ऑप्शंस में तो है तो हम इनको सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो भी फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाइड है और जो भी फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाइड है, ठीक है, वो आपस में जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएंगे। ठीक है, इसलिए इनका कोई यूज नहीं है, इनका कोई यूज नहीं है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। 2, 3 और 5। ठीक है, 6:5, यही है आंसर। और कौन सी ऑप्शन है ये? ऑप्शन ए। देखो, सीधा उसने कहा कि पहले अगर 15 मजदूर काम करते थे, एक मजदूर को 22 रुपए मिलते थे, टोटल पेमेंट फैक्ट्री इतनी करती थी। अब पहले एक 11 मजदूर काम करते थे, सॉरी, अब 11 मजदूर काम करते हैं और अब एक मजदूर को मिलते हैं 25 रुपए, तो अब की फैक्ट्री पेमेंट इतनी करती है। यानी उसने डिक्रीज कहा था, डिक्रीज हो रही है पेमेंट, हाँ हो रही है, 6 से 5 हो रही है। यही पूछा था कि किस रेशियो में डिक्रीज होती है, 6:5 में। ठीक है, क्योंकि आंसर हमें, ऑप्शंस हमें रेशियोज में गिवन थी, इसीलिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं है। जो भी यह फैक्टर यहाँ पर मल्टीप्लाइड था वो यहाँ मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा अपने आप, इसलिए हम इस तरीके से कर पाए। ठीक है, नहीं तो हमें दूसरा मेथड फॉलो करना पड़ता, सीधा क्वेश्चन करना पड़ता। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति रुपए 380 में कुछ चावल और गेहूं खरीदता है। चावल में गेहूं के वजन का अनुपात 4:3 है और उनकी कीमत का अनुपात 5:6 है, तो चावल को कितने में खरीदा गया? ₹380, यानी ऑप्शंस हमें इस बार एग्जैक्ट वैल्यू में गिवन है, करेक्ट वैल्यू में गिवन है, रेशियोज में आंसर नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि दोनों रेशियोज को उठाया और मल्टीप्लाई कर देंगे, वो तभी पॉसिबल है जब आंसर रेशियोज में गिवन हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक ऑप्शन उठाते हैं, दूसरा मेथड भी है हमारे पास, ऑप्शन उठाते हैं हम। अब चारों ऑप्शंस में से देखो, जो आपको सबसे पहले आसान लगती है वो ऑप्शन उठाओ। इनमें सबसे आसान है बी और सी ऑप्शन, 300 और 200। सबसे पहले उठाते हैं ₹300। ठीक है, अब टोटल हमें 380 रुपए दे रखे हैं कि टोटल उसने 380 रुपए खर्च किए हैं, राइट। 380 में से 300 रुपए का तो उसने चावल खरीद लिया। अगर हम इस ऑप्शन को आंसर मान के चले, 80 रुपए के उसने क्या खरीदी? गेहूं। इतने चावल खरीदे उसने, इतने की गेहूं खरीदी। फिर एक चीज उसने हमें और दी है कि उनके प्राइस का रेशो है 5:6, 5:6। ठीक है, अगर उसने 300 रुपए के चावल खरीदे हैं टोटल, तो 1 किलो का रेट कितना हो गया हमारे पास होगा, और यहां से कितना होगा 80/6, ये कितना हो जाएगा 13, 2/3, इतनी रेशो आ गई। ठीक है, तो अब हमारे पास ये रेशो किसकी आई? ये रेशो आई हमारे पास वेट की। देखो, सीधी सी बात है कि अगर ये 300 रुपए का खरीदा, 1 किलो इतने रुपए का है, तो ये क्वांटिटी क्या आएगी कि हमने कितने किलो खरीदा। इसी तरह से ये टोटल हमने इतने रुपए खर्च किए थे, 1 किलो का रेट ये है, तो ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ गई कि उसने कितने खरीदे। लेकिन हमें उसने क्वेश्चन में कहा है कि 4:3 होना चाहिए वेट, वेट की रेशो 4:3 गिवन है, तो ये 4:3 में तो हमें नहीं दिख रही है बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि 4:3 होती तो ये यहाँ पे 45 कुछ होता। ठीक है, वो नहीं है, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं है। ये जो हमने 3 ऑप्शन उठाया था, ये बी ऑप्शन, ये आंसर नहीं है। आते हैं ऑप्शन नंबर सी। उसमें उसने कहा ₹200, 200 रुपए की टोटल वैल्यू गिवन है, अब कि उसने उसके चावल खरीदे,
राइट, यही कहा है ना उसने। अब उसने 380 टोटल खर्च किए थे, तो 200 रुपए के तो उसने चावल खरीद लिए और बचे 180, उसके उसने क्या खरीद लिया, गेहूं। अब 5:6 में हमें गिवन है, ठीक है। अगर 1 किलो का रेट है 5 रुपए, टोटल उसने 200 खर्च किया, तो दैट मीन्स हमने 40 किलो खरीदे होंगे, ठीक है, 40 किलो खरीदे होंगे। और रेशो ये कितने खरीदे होंगे, 30 किलो। इसी तरह से यार ये आई क्या हमारे पास आई 4:3 की रेशो, ये है वेट की रेशो, यही हमें चाहिए थी, यही हमें ऑप्शंस में गिवन है। जिस ऑप्शन को हम लेके चले थे यही कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट मींस ये वाली ऑप्शन सेटिस्फाई कर रही है क्वेश्चन की कंडीशन को, तो यही ऑप्शन हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब किसी और ऑप्शन को जरूरत नहीं है चेक करने की, हमने ऑप्शन उठाया, पहले हमने देखा कि रेशोज में नहीं है ऑप्शन, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे तो हम नहीं करेंगे, राइट। अब दो ऑप्शंस जो हमें सबसे इजी लगी हमने उठाई, पहली ऑप्शन आंसर नहीं थी, दूसरी ऑप्शन को चेक किया तो वो आंसर है, क्वेश्चन में गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, दैट मींस यही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टॉम जेरी का पीछा कर रहा है, जब टॉम 8 कूद लगाता है तो जेरी 6 कूद लगाता है, परंतु टॉम जितनी दूरी 7 कूद में तय करता है उतनी ही दूरी जेरी 5 कूद में तय करता है, तो उनकी चाल का अनुपात ज्ञात करना है, ओके। अब उसने कहा है कि अगर टॉम 8 कूद लगाता है तो जेरी 6 कूद लगाएगा, ठीक है। टॉम अगर 8 कूद लगा रहा है तो जेरी 6 कूद लगा रहा है, ठीक है। स्पीड्स की रेशो हमें फाइनली बतानी है, और एक चीज हमें और गिवन है क्वेश्चन में कि डिस्टेंस कवर्ड बाय टॉम इन 7 जंप्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय टॉम जेरी इन 5 जंप्स, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो सपोज टोटल डिस्टेंस इतना है, ठीक है, ये टॉम है, ये जेरी है, ठीक है। टॉम ने भी इतना ही डिस्टेंस कवर करना है, जेरी ने भी इतना ही डिस्टेंस कवर करना है, इक्वल डिस्टेंस है, गिवन है, लेकिन वो करता है, टॉम करता है कितना, 7 कूद में कवर, यानी 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 कूद में उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, लेकिन जो जेरी है वो करता है 5 कूद में कवर, यानी थोड़ी सी लंबी कूद है उसकी, 1, 2, 3 और 4 और 5, ठीक है। जेरी जो है 5 कूद में कवर कर लेता है वो टोटल डिस्टेंस, तो अब यहां से कंक्लूजन देखो क्या निकला, वो एक यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहा है यहाँ पर, वो उसका टॉम जो है कम कर पा रहा है, तभी वो 7 कूदों में टोटल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, दैट मीन्स टॉम और जेरी की रेशो, टॉम और जेरी की रेशो यहाँ पर क्या आ गई, 5:7, ठीक है। 5 रेशो आ गई उनके डिस्टेंस की, उनके यूनिट डिस्टेंस की रेशो क्या आई, 5:7, ठीक है। अब देखो 8 कूद करता है, टॉम करता है एक बार में 8 कूद, ठीक है, एक कूद में वो इतना डिस्टेंस कवर करता है, यही है, टोटल 8 कूद मारता है वो, एक कूद में इतना डिस्टेंस कवर करता है, और जो जेरी है वो टोटल 6 कूदे मारता है और एक कूद में 7 डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। इसकी रेशो हमें निकालनी है, क्यों, अब देखो आप कहोगे कि ये डिस्टेंस है, ये तो डिस्टेंस आया ना, इतनी कूदे और एक कूद का इतना डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आया, ये भी डिस्टेंस आया जेरी का, ठीक है। पहले हम आंसर निकालते हैं, ये 4, ये 3, 4 पंजे 20 और 21, ये है आंसर। कौन सी ऑप्शन है ये, डी ऑप्शन। देखो अब डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, राइट, ठीक है ना। डिस्टेंस, क्योंकि जितना ज्यादा हमारी स्पीड होगी उतना ज्यादा हमारा डिस्टेंस कवर होगा, जितनी कम हमारी स्पीड होगी उतना ही कम डिस्टेंस हम कवर करेंगे, इसलिए जो रेशो हमारी डिस्टेंस की आएगी वही रेशो हमारी स्पीड की भी आएगी। हमें क्वेश्चन में गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने उनका डिस्टेंस निकाला कि इतनी कूदों में कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेते हैं, और डिस्टेंस की रेशो से हमारे पास स्पीड्स की रेशो आ गई, और यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था, ठीक है। पहुंच गए फाइनल आंसर तक, इजी है, सिंपल है,
कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ आ रहा है वीडियो को रिप्ले करो और दोबारा से देखो, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको पिक्टोरियल फॉर्म में बनाकर समझा चुके हैं, ठीक है। अब क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी अगर कुछ दिक्कत है आप मुझे बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर दूंगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये देखो, ये वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चन होते हैं। इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें हमें रेशियोज गिवन है, a by b is equal to c by d is equal to e by f, ठीक है। और कुछ और भी कहा है? नहीं, उसने कहा कि ये तीनों रेशियोज इक्वल हैं, अलग अलग से इन वैल्यूज के बारे में हमें कुछ नहीं बताया, तो हम कोई भी वैल्यू इनकी मान सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि रेशियोज को इक्वल रखना ही रखना है, राइट। अब पहले ऑप्शन ए, अब इसमें क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज मान लेते हैं, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज मान ली, रेशियो सबकी सेम है, वैल्यूज अलग अलग हो गई। आप कुछ भी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये पुट करके दिखा रही हूँ ताकि कोई भी डाउट किसी के मन में ना रहे। कुछ भी वैल्यू पुट करके आंसर तो पहुंच ही जाएंगे हम, ठीक है। अब ऑप्शन ए में वो क्या कहता है, a plus 3c plus 5e अपॉन b plus d minus f। अब देखो वैल्यूज उठाओ यहाँ से, a plus 3c यानी 4 plus 24 अपॉन b plus d 8 minus 8 0। देखो ये तो इंफिनिटी आ गया, ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गई, सीधा ये तो अनडिफाइंड आ गया। बी ऑप्शन पर चलते हैं, 3a plus 3c minus 5e, उसके बाद है b plus 3d minus f। यहाँ पुट करो 3 plus 9 12 minus 20 minus 8 अपॉन b plus 3d, b plus 3d 2 18 20 और minus 8 12। ये भी नहीं आया, ठीक है। क्या हम चेक क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं कि इसकी रेशियो भी इनके इक्वल आनी चाहिए, यानी ये भी फाइनल 1/2 बन के आना चाहिए, तब हम कहेंगे, उसने यही कहा है ना क्वेश्चन के ईच ऑफ देम इज इक्वल टू। अगर इनकी रेशियो इनके किसी भी ऑप्शन के इक्वल है तभी हम कहेंगे कि ये ऑप्शन हमारा आंसर है, ठीक है। इसलिए हम सब में ये वैल्यूज पुट करके चेक कर रहे हैं। सी, a plus c minus e, b plus d minus 5f। अब ये क्या है, a plus c 3 plus 1 4 minus 4, ये तो 0 हो गया, तो ये भी आंसर नहीं है। अब हम यहाँ से सीधा सीधा बोल सकते हैं कि डी ऑप्शन हमारी आंसर है, ठीक है। चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तीन ऑप्शंस एलिमिनेट हो चुकी हैं, फोर्थ ऑप्शन डायरेक्टली आंसर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने वैल्यू पुटिंग का देखो यही फायदा है, अदरवाइज आप वो वेरिएबल्स में घूमते रह जाओगे, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है। के पुट करोगे सबके, वो बहुत लेंथी प्रोसीजर है, बुक्स में वही गिवन होता है, वो नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी वैल्यूज उठाओ, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, हर में ऑप्शन में पुट करके देखो, जिस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रही है वो ऑप्शन आंसर है। तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो चुकी थी, तो फोर्थ ऑप्शन अपने आप ही आंसर बन जाती है। अब अगर आप करना चाहो तो इनको पुट भी करके देख सकते हो अलग अलग से, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में मैं आपको पुट करके दिखा देती हूँ। a plus 3c minus 5e, देखो a plus 3c यानी 4 minus 20 और नो 1 plus 9 10 और 20 minus 10 आ गया ये आया b plus 3d यानी 20 minus 40 minus 20, ये आ गया 1/2। वही रेशो आ गई जो इनकी रेशो थी, सेम हो गई ये रेशो, ठीक है ना। तो दैट मीन्स ये हमारा आंसर है, ठीक है। अदरवाइज पुट करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली आंसर हो ही जाता। मैंने आपको पुट करके दिखा दिया
कि कोई टेंशन नहीं है, आराम से उसको आंसर टिक करके आ सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगेन ये वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है, इसे भी हम इसी तरीके से करेंगे। देखो सीधे सीधे ऑप्शंस में हमें x का मान बताना है, और यानी ऑप्शंस में जो वैल्यू गिवन है वो x की वैल्यू है। ठीक है, इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं, जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर। सबसे पहले तो अगर मुझे जीरो दिख रहा है तो मैं जीरो ही पुट कर लेती हूँ, लेकिन जीरो देखो नहीं होगा, क्योंकि x प्लस वन बाय जीरो बन जाएगा वहां पर, x प्लस वन बाय जीरो, तो ये तो नॉट डिफाइंड है, जीरो ऑप्शन तो बाहर हो गई, डी ऑप्शन बाहर हो गई। उसके बाद मुझे सबसे आसान दिख रही है वन ऑप्शन, यानी फर्स्ट वन को पुट करेंगे तो अगेन देखो इस बार ये वन माइनस वन यहाँ पर जीरो हो गया, ठीक है ना, ये जीरो हो गया, रेशो में था ये, ठीक है, तो ये भी नॉट डिफाइंड हो गया, ये भी आंसर नहीं है। उसके बाद है सी ऑप्शन, बी ऑप्शन है प्लस माइनस टू। अब ये पुट करके देखते हैं कि क्या ये आंसर है, तो टू प्लस वन बाय टू, रेशो टू माइनस वन बाय टू, ठीक है, ये हो गया ढाई, और ये हो गया 1.5, यस 5:3, यही कुछ आया थी, हाँ 5:3 में आ गया, लेकिन उसने प्लस टू के साथ माइनस टू भी कहा है, तो अभी हम फाइनल नहीं कह सकते कि ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये एक पॉसिबल आंसर बन गई है, इसको चेक करेंगे माइनस टू के साथ भी, जरूरी है चेक करना। अब माइनस टू पुट करेंगे तो माइनस टू माइनस वन बाय टू, रेशो माइनस टू प्लस वन बाय टू, ये बन जाएगा माइनस फाइव बाय टू, और ये बन जाएगा माइनस थ्री बाय टू। ठीक है, 5:3 अभी, ठीक है, ये क्या बन जाता है 5:3। ओके, बन गया, तो दैट मीन्स प्लस टू भी सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस टू भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों चीजें एक ऑप्शन में जो गिवन थी दोनों चीजें कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, दैट मीन्स ये ऑप्शन आंसर है, और कुछ नहीं करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाओ, एक एक को चेक करो और एलिमिनेट करो और आंसर तक पहुंच जाना है। देखो ऑप्शंस एलिमिनेशन का जो ये रूल है, हम बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्दी हमें आंसर दे देता है, इसलिए इसको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सीखना ही पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपको मालूम है, और बहुत से बच्चे इस टाइम तैयारी कर रहे हैं, मैंने बहुत से बच्चों को ये पहले सिखाया भी है, और अब मैं आपको सिखा रही हूँ, तो प्लीज अगर आप मेरे से कुछ सीख पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि हाँ मैम हम आपसे कुछ सीख पा रहे हैं, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अभी तक हमने रेशो के चैप्टर के काफी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, लगभग हर टाइप को हम कवर कर चुके हैं, और सारे ही क्वेश्चंस हमने आपको बहुत इजी मेथड से, मेरे ख्याल हमने सारे ही क्वेश्चंस ऑप्शन से उठा के किए हैं, तो कितना कितना यूजफुल है ये मेथड, तो क्यों नहीं सीखेंगे हम, कितना कम से कम टाइम में हम आंसर पे पहुंच रहे हैं, और ये लिख के नहीं करना है, ये मेथड सारे आप माइंड से कर सकते हो। मैं बार बार ये चीज बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ कि पेन उठाने की कॉपी उठाने की कोई जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन को आप माइंड में कर सकते हो, और मैंने आपको करके भी दिखाया है। ठीक है, एक दो टॉपिक्स हमारे रह गए हैं तो वो अभी क्लासेस में हम कवर कर लेंगे, एक या दो क्लास ही रेशो की और होगी, और अदरवाइज हम सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, और बहुत इजी वे में बहुत कम टाइम में मैंने आपको क्वेश्चंस को करना सिखाया है। इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करिए, प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वाले रूल्स पहुंच सके, ये वाले मेथड्स पहुंच सके, ये टाइम सेविंग टेक्निक्स उन तक पहुंच सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। In a regiment, the ratio between the number of officers to soldiers was 3:31. ठीक है, before in a battle 6 officers and 22 soldiers were killed. कुछ लोग मारे गए and the ratio became 1:13. The number of officers in the regiment before battle was. बैटल से पहले उस रेजिमेंट में कितने ऑफिसर्स थे। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बार बार एक बात कही है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शंस तक पढ़ना है। अब उस चीज को देखो, इस क्वेश्चन में कितने अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं हम। उसने कहा कि ऑफिसर्स की वैल्यू बतानी, ऑफिसर्स कितने थे, और दिया क्या है उसने 3:31 दिया है, यही तो है ना नंबर ऑफ ऑफिसर्स, यही पूछा है उसने, तो क्या हम सीधा सीधा ऑप्शन से आंसर नहीं कर सकते, 3 का मल्टीपल,
और देखो ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसी है जो 3 का मल्टीपल है 21, बाकी कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं है। ये आंसर सीधा सीधा आंसर 21 इज द आंसर, ऑप्शन सी 21 आंसर, और कोई 3 का मल्टीपल अवेलेबल नहीं है। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए पहले, ताकि एक ही बार में क्वेश्चन समझ आ जाए, दूसरी बार नहीं पढ़ना पड़ेगा हमें, और सेकंड बार ऑप्शंस तक पढ़ना है। क्योंकि कई बार सीधा सीधा आंसर, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने देखा, बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ते ही हम आंसर तक पहुंच गए, कुछ भी नहीं करना था। ये फायदा है इन मेथड्स का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। If the three numbers in the ratio 3:2:5 such that sum of the squares is equal to 1862, then which is the middle one? Okay, middle number हमें बताना है। अब देखो सबसे पहले तो हम मल्टीपल चेक कर सकते हैं। मिडल नंबर है 2 की मल्टीपल्स में, लेकिन 2 के मल्टीपल इस क्वेश्चन में हमें दो गिवन है 16 और 14, तो हमें चेक करना पड़ेगा। अब 13 और 15 तो सीधे सीधे आउट हो गए, 13 और 15 का हमें कुछ नहीं करना, दो ऑप्शन ऑलरेडी बाहर हैं। अब हमें चेक करते हैं कि 16 आंसर है या 14, तो 3:2:5 स्क्वायर्स में ऐड करना है, तो 9 + 4 + 25, 25 10 35 34 और 4 38। ठीक है, 38 आ गया, और उसने ओरिजिनल वैल्यू हमें कितनी दी है 1862 दी है, राइट। अब देखो यहां से एक चीज कि यहां पर कोई ना कोई वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाइड थी, ठीक है, तीनों के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाइड थी, तो यहाँ पर उनका स्क्वायर भी आएगा, यहाँ पर उनका स्क्वायर भी आएगा, तो दैट मींस यहाँ पर कोई वैल्यू निकल कर आएगी x², राइट। ये चीज हमने पहले भी की थी एक क्वेश्चन में, की थी ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू क्या है 1862, और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है 38। 19 पे कटेगा, ये कट जाएगा, 19 निमा 171 और 15 152 8 49। अब देखो फाइनल फैक्टर हमारा कैसे आएगा, अंडर रूट आएगा 47, क्योंकि यहाँ पर हमें ये जो चीज है, ये जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एक स्क्वायर नंबर रह जाएगा, ये एक स्क्वायर नंबर रह गया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने सबके स्क्वायर्स लिए थे, तो जो वो फैक्टर होगा वो भी स्क्वायर में आएगा, तो ओरिजिनल फैक्टर तक पहुंचने के लिए हमें उसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, दैट इज 7। अब आगे कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ मिडल नंबर पूछा है, तो मिडल नंबर सीधा सीधा 14, 2 गुना है ना नंबर, 2 गुना 7 14, ये आंसर है, ऑप्शन क्या है ये बी। ठीक है, तो सीधा सीधा सेकंड ऑप्शन हमारी आंसर हो जाती है। ठीक है, कुछ नहीं करना था, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है, वो प्रोडक्ट का केस था, ये सम और स्क्वायर्स के सम का केस है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि कब हमें अंडर रूट करना और कब नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही था, काफी रेशो के मैंने आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए हैं, बहुत इजी वे में इजी मेथड से करवाए हैं, और आपको पता ही है कि इस तरीके से करवाए हैं कि आपको बिल्कुल 5 या 10 सेकंड में आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके रखें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप फायदा उठा सकें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।